नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 12 में ऐसे दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में कई बार पूछे गए हैं। और उसमें एक नया चीज आपके पास, हालांकि नया कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था लेकिन आपने ये गौर नहीं किया है, तो एक बार अपन वापस समझ लेते हैं। हालांकि मैंने बताया कई बार है लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, तो मैं इसको एक बार क्वेश्चन को आप समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 11 को लेके बात करें। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक्सरसाइज 7 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर दो वर्ड यूज रखे हैं, 11 ऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर कह रहा है 7 ऑर्डिनेट्स। वो कह रहा है 11 कोटियों का प्रयोग करिए। ऑर्डिनेट का मतलब होता है हिंदी में कोटियां, ठीक है। कोटि किसके बोलते हैं? y के जो मान होते हैं y0, y1, y2, y3। तो अपन को जो कोटियां लेनी है 11 कोटियां लेनी है। तो अब मुझे कितने भागों में तोड़ना पड़ेगा? तो आप कहीं ना कहीं काफी स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, 11 ऑर्डिनेट्स मतलब 11 का भाग देते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजॉइडल में ये कहा था कि अपन कितने भी भाग कर सकते हैं। सिम्पसन 1/3 में अपन 2 के गुणज भाग कर सकते हैं, सिम्पसन 3/8 में 3 के गुणज कर सकते हैं, और वेडले में 6 के गुणज। तो 11 सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ट्रेपेजॉइडल में आते हैं, बाकी किसी में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी 11 ऑर्डिनेट्स कहता है उसका मतलब है कि आपको 10 भागों में तोड़ना है, और 7 ऑर्डिनेट्स कहता है मतलब सिर्फ भागों में, उससे एक कम भाग में। वो कैसे, वो मैं बात अभी समझाता हूं। देखिए मैं वैल्यू लेता हूं, देखिए आपके पास में यहां पर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसको 10 भागों में तोड़ता हूं, ठीक है, तो 10 भागों में तोड़ूंगा तो क्या वैल्यू होगी? देखिए x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6। ये x और ये y, ये हो गया x7, x8, x9 और x10। अब मेरी बात सुनिए, यदि मैं इसको 10 भागों में तोड़ता हूं तो समाकलन के परास को 10 बराबर भागों में तोड़ने पर तो क्या आएगा? अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0/10, क्या आ रहा है? π/20 आ रहा है। तो लोअर लिमिट क्या है? x0 का मान आपके पास में 0, ठीक है। अब π/20 का इसमें डिफरेंस करते जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, यदि मैं π/2 का डिफरेंस करता हूं π/20 का, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? π/20। यह आएगी आपके पास में x0 + 2h, तो यह आएगी 2π/20 अर्थात π/10। यह आएगी 3π/20, यह आएगी आपके पास में 4π/20, यह आएगी 5π/20, 6π/20, यह आएगी आपके पास में 7π/20, यह आएगी 8π/20, यह आएगी आपके पास में 9π/20, और यह आएगा 10π/20 अर्थात π/2। आपको वेरीफाई करने का एक तरीका अच्छा ये है कि जहां पर आपके पास में लास्ट वैल्यू है वो अपर लिमिट आनी चाहिए और पहली वैल्यू लोअर लिमिट। अब मुझे बात बताइए, मैंने 10 भागों में तोड़ा, तो ऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? y के मान को। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 और y10। अब देखिए ये हुए कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 ऑर्डिनेट्स हुए नहीं हुए? तो जब भी
भी आपको जब ऑर्डिनेट्स कहता है या फिर आप हिंदी में कहेगा 11 कोटियां, हिंदी में क्या बोलेगा आपको 11 कोटियों का प्रयोग करते हुए, 11 कोटियों का प्रयोग करते हुए। तो 11 कोटियां कहता था तो कितने भाग में तोड़ना है 10 में, ठीक है। और अब देखिए 10 भागों में टूट गया तो ये पाई बाई 20 आ गया। तो 10 भागों में तोड़ेंगे तो 11 ऑर्डिनेट होंगे, इसमें 7 ऑर्डिनेट, अब कितने भागों में तोड़ेंगे 7। अरे भाई मैंने कहा था जितने भागों में तोड़ेंगे उससे पद होंगे वो एक अधिक होगा। यदि 7 भागों में तोड़ेंगे तो पदों की संख्या 8 होगी और 8 भागों में तोड़ोगे तो पदों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। तो देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई एक इंटरवल है, ये आपके पास में x0 है, ये xn है। मैं इसको आपके पास मान लीजिए 5 भागों में तोड़ूंगा, 1 2 3 4। अब भाग कितने हुए, एक भाग ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग और ये 5 भाग। भाई एक भाग ये 2 भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये 5वां भाग। लेकिन ऑर्डिनेट्स कितने हुए, ये y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6। तो जब आपके पास में x0 से x6 तक वैल्यू है तो उसमें भागों की संख्या कितनी हुई, 5 ही तो हुई। अरे भाई यहां से यहां तक 1 भाग, यहां से यहां तक 2 भाग, यहां से यहां तक 3 भाग, यहां से यहां तक 4 और यहां से 5। लेकिन ऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो कोटियां होती है वो भागों की संख्या से हमेशा एक अधिक होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में आता है। ये तो ये कहता है अपन को, यहाँ पर ये कहता कि 10 समान भागों में, तो 10 समान भागों में मतलब 10 का ही भाग देना है और 10 कोटियों में तोड़ना है मतलब भाग किसका देना है, 9 का देना है, एक कम। तो कोटियां और समान भाग का रात दिन का फर्क है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको ढंग से देखना कि क्या लिखा हुआ है, 10 समान भागों में तोड़ने को कह रहा है या 10 कोटियों में तोड़ने को कह रहा है। तो कोटियों में तोड़ने को कह रहा है तो उससे हमेशा एक कम का भाग देना। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि कोटियां किसको बोलते हैं, y के मान को बोलते हैं और इसको बोलते हैं भुज x के मान को। तो कोटियां 11 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। दोनों बार यूनिवर्सिटी में यही पूछा है कि 11 कोटियों का प्रयोग करते हुए और 7 कोटियों का। अब यदि स्टूडेंट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो स्टूडेंट सीधा क्या करता है, 11 का भाग लगाता है। यहाँ पर 10 की जगह 11 का और यहाँ पर 6 की जगह 7 का भाग लगाता है, जिसके कारण उस स्टूडेंट के आपके पास में आधे नंबर कट जाते हैं। हालांकि पूरा क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि अपन ने फॉर्मूला भी लगाया है, टेबल भी बनाई है, सब कुछ किया है, लेकिन आधे नंबर आपके उड़ जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, इसकी अपन क्या वैल्यू निकालते हैं। अब एक और दिक्कत आ गई, ये क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर बड़ा माइंडेड था, उसने एक और बात लिख ली कि यार ट्रेपेजॉइडल तो ठीक है, आगे लिखा है सिम्पसन रूल। अब उसने ये नहीं लिखा है कि सिम्पसन 1/3 या 3/8। अब यहां पर अपन को यहां देखना है कि ये जो अपन ने कितने भागों में तोड़ा है, 10 भागों में तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। अब यदि मैं सिम्पसन 1/3 की बात करता हूं तो उसके भागों की संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12 और 3/8 की बात करता हूं तो उसके भागों की संख्या होती है 3 6 9 12 और 15। तो अब मेरी बात सुनिए, अपने यहाँ भागों की संख्या कितनी है, 10। तो 10 किस में आ रहा है, सिम्पसन 1/3 में आ रहा है, इसलिए यहाँ आप सिम्पसन 1/3 रूल लगाओगे तो ही आपका सही माना जाएगा, वरना आपके एक नंबर यहाँ से भी उड़ा दिया जाएगा। यदि आप सिम्पसन यहाँ 3/8 लगाओगे तो यहाँ से भी आपका एक नंबर सीधा उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि 10 भागों की संख्या है वो सिम्पसन 1/3 में आती है, सिम्पसन 3/8 में नहीं आती है। तो ये आपके पास में इसमें 2 कॉन्सेप्ट बड़े छुपे हुए थे जिसका बताना मेरा उद्देश्य था, ठीक है। अब अपन नॉर्मली क्वेश्चन की तरह इसको हैंडल कर सकते हैं, अपने पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए फंक्शन क्या है, sin x। अब sin x की वैल्यू जब 0 है तो y0 का मान 0 होगा, ठीक है। और जब π/2 है तब इसका मान आपके पास में होता है 1 sin π/2। और b की वैल्यू है वो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालनी होगी, फिर भी मैं आपको लिखवा लेता हूं, मैंने आपके पास में कैलकुलेट कर रखी है ताकि आपको, यदि अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास में नहीं है तो यहां से वैल्यू देख लेना। इसकी वैल्यू आएगी 0.00274
और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 0.00548 और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी बराबर 0.00822 और इसकी वैल्यू आएगी 0.00 और आपके पास देखिए वैल्यू क्या थी 0.0 नहीं है सॉरी 1096 और यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 0.01370 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.01644 और इसकी वैल्यू आएगी y7 की 0.01918 और इसकी वैल्यू आएगी 0.02193 और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.2467 और इसकी बन गई। तो बस ये वैल्यू आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से निकालनी है और सीधा वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ गई। अब मैं लगाता हूँ ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, पहला अपना को क्या है ट्रेपेजॉइडल रूल है, तो ट्रेपीजॉइडल रूल। ट्रेपीजॉइडल रूल से इंटीग्रेशन अगर 0 से π/2 sin x dx का मान h/2 y0 प्लस लास्ट टर्म कितना है भाई y10 है तो y10 प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7 प्लस y8 प्लस y9 ये वैल्यू आएगी आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं वैल्यू। देखिए h की वैल्यू कितनी है π/20 और अपॉन 2 तो ये हो गया π/40 y0 प्लस y10 y0 की वैल्यू 0 y10 की वैल्यू 1 प्लस 2 टाइम्स y1 का मान कितना है भाई ये रहा। तो यहाँ पर देखिए 0.00274 प्लस y2 का मान 0.00548 और प्लस का 0.00822 ये हो गया 822 प्लस का 0.01096 और प्लस का 0.01370 और प्लस का आपके पास में आ रहा है 0.01644 प्लस की वैल्यू आ रही है आपके पास में 0.01918 प्लस आ रहा है 0.02193 ये वैल्यू आपके पास में आ रही है। इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन ओवर 0 से π/2 sin x dx का जो मान आएगा वो आपके पास में मान लगभग आएगा 0.9981 लगभग। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब मैं लगाता हूं सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, तो इसको पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सिम्पसन 1/3 रूल की सहायता से इसकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए अभी अपन सिम्पसन 1/3 लगाते हैं। मैं सिम्पसन 3/8 क्यों नहीं लगा रहा हूं मैंने पहले ही बता दिया है और एक बार हालांकि मैंने बताया भी था कि जब सीधा सिम्पसन लिखा हुआ था तब हमको सिम्पसन 1/3 ही मानना है। अब देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल से मार्कर कहां चला गया। अब देखिए सिम्पसन 1/3 रूल से तो अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन ओवर 0 से π/2 sin x dx का मान 1/3 रूल है तो क्या आएगा h/3 into y0 प्लस y10 और प्लस आपके पास में 4 टाइम्स इवन टर्म्स सॉरी ऑड टर्म y1 प्लस y3 प्लस y5 ठीक है प्लस y7 प्लस y9 और प्लस 2 टाइम्स गिवन फंक्शन y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8 और 10 यहाँ आ गया। तो ये आपके पास में सिम्पसन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ जी ये कुछ नहीं याद रखना, फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम्स ऑड टर्म और 2 टाइम्स इवन टर्म। तो ये आ गया h/3 तो ये हो गया π/60 ठीक है और π/60 ये y0 प्लस y10 तो y0 का मान 0 प्लस 1 प्लस 4 टाइम y1 का मान देखिए ये है 0.00 0.00274
प्लस y3 का मान ये ध्यान रखना 0.00822। अब देखिए कई स्टूडेंट यहाँ साथ में y3 लिखते नहीं है, तो क्या करते हैं इसको मान लेते हैं 1 2 3, तो ये गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए आप साथ में लिखते रहना ताकि यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। y5, तो y5 कौन सा ये है, तो ये हो गया 0.01370, और फिर आ रहा है y7 कौन सा ये है, तो ये हो गया 0.01918 प्लस y9 आपके पास में ये पॉइंट आपके पास में 2467, अब प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y4, तो देखिए y2 का मान ये है 0.00548 प्लस y4 का मान 0.01096 प्लस y6 का मान है आपके पास में 0.01644 और y8 ये आपके पास 0.002193, ये वैल्यू आ रही है, और इसकी वैल्यू आएगी 0 से π/2 sin of x dx, इसका मान आपके पास में आएगा लगभग 1.006। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिम्पसन 1/3 से भी बताया ये, और पहले ट्रेपेजॉइडल से उसमें क्या आ रहा था 0.9983। अब यदि मैं इसकी ट्रू वैल्यू निकालूं, हालांकि कहा नहीं है, लेकिन यदि मैं ट्रू वैल्यू इसकी निकालता हूं तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, देखिए इंटीग्रेशन अवर 0 से π/2 sin x dx, sin x की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और लिमिट होगी 0 से π/2। ठीक है, तो cos π/2 0, ये हो गया माइनस का cos ऑफ π/2 प्लस का cos ऑफ 0, तो ये हो गया 0 प्लस 1 बराबर 1। तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू वो 1 आ रही है, और ये आपके पास 1.006 ये आ रही है 0.9983, तो दोनों वैल्यू लगभग आपके पास में ही है। ठीक है, तो ये था आपके पास में ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन की सहायता से 11 कोटियों का प्रयोग करते हुए इस इंटीग्रेशन का मान। अब 7 कोटियां कहेंगे तो अपन सिर्फ भागों में तोड़ेंगे, 9 कोटियां कहेंगे तो 8 भागों में तोड़ेंगे, और यदि 8 भागों में आपको तोड़ना कहे तो एक ही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, या तो ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 नहीं लगा सकते क्योंकि 8 उसमें नहीं आता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 14 का, फिर अपन बात करेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जिसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करना आपको ही है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी अपन का सब हो रखा है प्रोसेस पूरा। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज वेडल्स रूल्स इवैल्यूएट दिस 7 ऑर्डिनेट, और इसके साथ में एक और पार्ट आया हुआ है, एक पार्ट और है, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है ये, और ये फर्स्ट पार्ट ये स्टेट एंड प्रूव वेडले रूल्स। ठीक है, कि वेडले नियम का कथन लिखो और सिद्ध करो, मैंने दोनों कर रखा है। अब देखिए मुझे क्या करना है, 7 कोटियों का प्रयोग करना है, मतलब सिर्फ भागों में तोड़ना है। तो देखिए अपन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन को, तो सिर्फ भागों में तोड़ना है, तो h बराबर क्या हो गया, अपर लिमिट 3 - 0/6 बराबर आ रहा है 0.5। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, अपन 0.5 की यदि बात करें तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएंगे, ये x का मान है, सबसे पहले लोअर लिमिट 0, फिर डिफरेंस 0.5 का, तो 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 और 3.0, यहां तक ये खत्म होगा, ये लास्ट अपर लिमिट आ गई। अब मेरी बात सुनो, अब ये कितना, देखिए मैंने सिर्फ भागों में तोड़ा है, तब आपके पास में ये टर्म्स आए, क्योंकि 0.55 का डिफरेंस है। अब ऑर्डिनेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 देख लीजिए, तो कोटियां कितनी हो गई आपके पास में, 7। देखिए y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6, ये सब आपके पास में इसकी कोटियां हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कोटियां हो गई, और 7 कोटियां के अपन को प्रयोग करने को कहा था। ठीक है, अब देखिए तो इसकी जो वैल्यू आएगी
वो क्या है y नॉट, फंक्शन क्या है 1 अपॉन x, तो y बराबर 1 अपॉन 1 प्लस x। तो जब 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इसकी 0.5 रखूंगा तो ये वैल्यू आपके पास 0.5 को अपन क्या लिखते हैं 1 अपॉन 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2/3। अरे भाई 0.5 को अपन 1/2 भी तो लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, तो ये वैल्यू आ गई 2/3। इसको मैं 1 लिखूंगा तो ये आएगा 1/2, ठीक है। और ये आपके पास में इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 लिख सकता हूं, तो देखिए 3/2 1.5, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 3/2, तो ये हो गया 2 अपॉन 5, ठीक है। और 2 अपॉन 6 क्या होता है 1 अपॉन 3, तो ये 1 अपॉन 3, और ये होगा आपके पास में 2/7, और ये होगा 2/8 मतलब 1/4। ये शायद वैल्यू आ रही है 2/7, यही आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने y की वैल्यू निकाल दी जो अपने कोड में है। अब अपन को क्या करना है, वेडले नियम का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो वेडले का नियम आप सबको पता ही है, और उसमें वैल्यू रख लेंगे और आपके पास में सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए बाय वेडल्स रूल या वेडले रूल्स, इंटीग्रेशन आवर कितनी कोटियां 6 कोटियां है, तो इंटीग्रेशन आवर 0 से 3 dx अपॉन 1 प्लस x बराबर कितना होता है 3h/10 y0 प्लस y6 प्लस आपके पास देखिए टर्म्स होता है 5 टाइम्स y1 प्लस y5 प्लस ये होता है y2 प्लस y4 और प्लस 6y3। शायद ये होता है, एक बार मैक्सिंग कर लेता हूं, तो देखिए आपके पास y0 प्लस y6 प्लस 5 टाइम्स y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 एंड 6y3, एग्जैक्ट यही आपके पास में फॉर्मूला है। तो अब मैं देखिए s का मान क्या है 0.5 क्या 1/2, अरे भाई इसको अपन 1/2 भी तो लिख सकते हैं, क्यों 3/6 1/2 ही होता है, तो 1/2 लिखूंगा तो क्या हो गया देखिए 3/10 इंटू 2 3/20, y0 प्लस y6, y0 का मान 1, y6 का मान 1/4, 5 टाइम्स y1 का मान 2/3 और y5 का मान 2/7, y2 का मान 1/2 और इसका मान 1/3 y4 का, और 6 इंटू y3 तो 2/5। ये वैल्यू आपके पास में आ रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/20 इंटू ये हो गया 4 5/4 प्लस 5 इंटू एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 7 3 21, 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6, और ये हो गया आपके पास में 3 दूनी 6 तो 3 प्लस 2, और ये हो गया आपके पास में 6 दूनी 12/5, ठीक है। तो इस प्रकार आप एलसीएम लेके इसका आंसर निकाल देना और वो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सीधा इंटीग्रेशन करो तो dx अपॉन 1 प्लस x का क्या होता है log ऑफ 1 प्लस x, और उसकी लिमिट रखोगे 3 तो log ऑफ 4 की वैल्यू समथिंग यहाँ आएगा, तो इसका जो मान आएगा वो log ऑफ 4 की वैल्यू आएगी, ठीक है। और log ऑफ 4 मतलब इसमें आपके पास में क्या रहेगा e रहेगा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन थे किस चैप्टर को लेकर, 7th चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को लेकर। मैंने इसके लगभग आपके पास में देखिए लेक्चर 5 तक, लेक्चर फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, 1 में मैंने ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले को स्टेट एंड प्रूव करवाया था, लेक्चर नंबर 3 में सिम्पसन 1/3 को करवाया था, लेक्चर नंबर 4 में सिम्पसन 3/8 को, लेक्चर नंबर 5 में वेडले रूल को मैंने प्रूव करवाया था। ये तो 5 लेक्चर अपने टोटली थ्योरी के थे जिसमें अपने स्टेटमेंट और प्रूफ को देखा था, और मैंने लेक्चर नंबर 6 से लगाकर लेक्चर नंबर 12 तक 7 लेक्चर ऐसे बनाए जिसमें ओनली फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और हर प्रॉब्लम पर, हर न्यूमेरिकल फॉर्मूले पर मैंने 4 से 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया। और आप ये मान के चलो कि यूनिवर्सिटी में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका डेवलप होगा ही नहीं। हालांकि डेटा साइंस हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मैंने आपको 1000 बार बता दिया है कि जब ट्रोपोजोइडल से करो तो कोटियों को अपन जो भागों की संख्या है वो कितनी भी हो सकती है। सिम्पसन 1/3 से करो तो 2 का गुणज होना चाहिए, सिम्पसन 3/8 से करो तो 3 का गुणज, और वेडले से करो तो 6 का गुणज। और मैंने ये भी कहा था कि जब चारों मेथड साथ में पूछा जाए
तो ऐसे भागों में तोड़ो जो कि चारों में कॉमन आ रहा हो। जैसे स है, एक से भाग है जो कि चारों में आ रहा है, एक 12 है वो चारों में आ रहा है, और आपके पास में 18 है वो सब में आ रहा है, और आपके पास में 24 है। तो हालांकि अपन इतने भाग नहीं कर सकते, या तो सिर्फ भाग करेंगे या 12 करेंगे, जब चारों मेथड से अपन को फॉर्मूले से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब तक का जो अपना टॉपिक है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अपने 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। अब मैं कल के लेक्चर में या तो 3rd यूनिट स्टार्ट करूंगा या फिर अपन इसके सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगेगा, या तो अवकल समीकरण देखेंगे तो अवकल समीकरण को स्टार्ट कर देंगे उसकी फर्स्ट यूनिट, और नहीं तो यदि आपके पास में ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है इसका सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में एक चैप्टर और है जो कि इसका अगला चैप्टर है। फिर अपन इसके आगे ये कितनी यूनिट हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी आपके पास में 3, क्योंकि मैं इसको आगे एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा तो अपने एक यूनिट कवर हो जाएगी, तो 3 यूनिट, और पीछे की जो 2 यूनिट है वो आपके पास में इसमें है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में इष्टतमीकरण सिद्धांत। ठीक है, एक बुक का नाम आएगा इष्टतमीकरण सिद्धांत, उसके अंतर्गत अपन देखेंगे इसकी नेक्स्ट की 2 यूनिट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले मुझे एक यूनिट इसकी और करवा देनी चाहिए ताकि अपना ये बुक है वो कंप्लीट हो जाए।